फ्रेंड्स, आज हम लेसन 11 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। कि किस प्रकार प्रकाश से छाया और किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं लेसन। केशव अपने ग्रीष्मावकाश का कुछ समय अपने मित्र जतिन के साथ उसके नाना जी के गांव में व्यतीत करता है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में अवस्थित है। बड़े शहर में रहते आने के कारण यहाँ के हरे भरे वन, ताज़ी हवाएं, वेगवान जल प्रवाहों की ध्वनियाँ और पक्षियों की चहचहाट उसके लिए एक नूतन अनुभव है। तथापि केशव के लिए तो रात्रि में चमकते सैकड़ों जुगनुओं द्वारा नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन सर्वाधिक आकर्षक दृश्य है। जुगनुओं के विषय में पूछने पर जतिन के नाना नानी केशव को बताते हैं कि जुगनू मौसमी कीट हैं और ये प्रकाश का प्रयोग परस्पर संप्रेषण हेतु करते हैं। केशव के संज्ञान में यह भी आता है कि दुर्भाग्य से प्रकाश प्रदूषण कम होते हुए वनावरण और अत्यधिक पर्यटन के कारण जुगनुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। अवकाश के समाप्त होने पर केशव और जतिन अपने शहर वापस लौटने के लिए सायंकालीन एक बस में बैठ जाते हैं। जैसे जैसे बस घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरती है, वैसे वैसे केशव चांदनी में नहाए प्राकृतिक दृश्यों का और समीप से गुजरते हुए वाहनों के अग्रदीपों से निकलने वाली चमकीली किरणों के पुंज का अवलोकन करता है। इससे उसे चंद्रमा से संबंधित अनेक कविताओं और गीतों की याद आने लगती है और वह सोचने लगता है कि क्या चंद्रमा वास्तव में स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में नहीं सीखा था कि हमारे सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही चमकते हैं। क्या चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है? कौन से पिंड स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? यह सब विचार करते हुए उसके ध्यान में एक नया तथ्य आया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। सबको सोच समझ कर उसके ध्यान में क्या आया नया तथ्य कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के स्रोत सूर्य स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है और यह पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य स्रोत है। तारे, तड़ित अग्नि तड़ित बिजली और कुछ जंतु भी स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्राचीन काल में मानव ने आग जलाना सीखा था, जो कृत्रिम प्रकाश का सबसे प्रारंभिक रूप था। कृत्रिम यानी जो हम अपने द्वारा बनाते हैं। बीतते समय के साथ उन्होंने पशु वसा, तेल, मोम और गैस जैसे भिन्न भिन्न ईंधनों से अग्नि उत्पन्न करना सीखा। विद्युत और विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रकाश स्रोतों के आविष्कार के साथ अब मानव की प्रकाश संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति विद्युत प्रकाश से ही हो जाती है। यानी विद्युत और विभिन्न प्रकार के जो विद्युत प्रकाश स्रोत हैं, उनका आविष्कार के साथ जब मानव ने क्या किया कि प्रकाश संबंधी जो अधिकांश आवश्यकता है उनकी पूर्ति विद्युत प्रकाश से हो जाती है। ऐसे पिंड जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। यानी कि जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। जो पिंड स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वे अदीप्त पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदीप्त पिंड। और जो उत्सर्जित करते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है क्योंकि उस अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। यह स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, अपितु यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, यानी उसको दूर हटाता है। इसके बाद देखते हैं विद्युत प्रकाश के कुछ स्रोत है, जैसे लैंप है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, CFL है, LED है। ये सब कुछ
प्रकाश के स्रोत है। विद्युत प्रकाश के। विज्ञान एवं समाज। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी युक्त लैंप ऐसे आधुनिक प्रकाश स्रोत हैं जो बहुत कम विद्युत शक्ति का उपभोग करते हैं, यानी कि इनमें बिजली की खपत कम होती है, कम लगती है, बिजली ज़्यादा खर्च नहीं होती है। ये परंपरागत विद्युत बल्बों से अधिक द्युतिमान यानी चमकदार होते हैं और अधिक लंबे समय तक चलते हैं। इनसे न केवल विद्युत का उपभोग कम होता है अपितु ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहते हैं, यानी ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनके अधिलाभों की मान्यता देते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एलईडी दीपों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रभावी प्रयास किए हैं। आजकल उन्होंने एलईडी दीपों का भी उपयोग बढ़ा दिया है। एलईडी दीप जब कार्य करना बंद कर दे तो इन्हें सामान्य कचरे में न फेंककर इनका उचित निपटान अथवा पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। इनका कुछ ना कुछ संशोधन हो जाता है, इनसे नए बनाए जा सकते हैं। इनकी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वापस काम आ सकती है। 11.2 क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? आइए इसे ज्ञात करने हेतु एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1 आइए जांच करें। पहला माचिस की 3 डिब्बियाँ लीजिए और प्रत्येक डिब्बी की आंतरिक ट्रे की तली में एक समान स्थिति पर एक एक छोटा छिद्र बनाइए। माचिस की तीनों डिब्बियों को खड़ा कीजिए और इनकी ट्रे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि इनके छिद्र समान ऊंचाई पर रहे। चित्र 11.4 में जैसा दिखाया गया है। माचिस की डिब्बियों के एक और टॉर्च इस प्रकार रखिए कि इसका दीप यानी प्रकाश छिद्रों की समान ऊंचाई पर उनके साथ एक सीध में हो। माचिस की डिब्बियों के दूसरी ओर एक गत्ता यानी पर्दा रखिए और टॉर्च के प्रकाश का चमकदार बिंदु इस गत्ते पर प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए कि इसे प्राप्त करने हेतु आपको थोड़ा सा डिब्बियों की ऊंचाई को समायोजित करना पड़ सकता है। माचिस की किसी एक डिब्बी को थोड़ा सा एक और अथवा ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित कीजिए। क्या आप अब भी प्रकाश के चमकदार बिंदु को पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं? जब तीनों डिब्बियों के छिद्र एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं तब हम पर्दे पर प्रकाश का चमकदार बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि प्रकाश है जो सरल रेखा में गमन करता है। देखो बालिका क्या बता रही है कि क्या हम इस तथ्य की जांच किसी अन्य विधि से भी कर सकते हैं। मुझे एक विधि सूझी है। हमें मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को देखने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम इस अवधारणा को भी जांचने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 11.2 आइए अन्वेषण करें। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग केवल किसी वयस्क के निर्देशन में ही कीजिए। किसी लचीले पदार्थ जैसे रबर अथवा प्लास्टिक का एक लंबा व खोखला पाइप लीजिए और इसे सीधा रखते हुए इस प्रकार पकड़िए कि आप चित्र 11.5 क में दर्शाए अनुसार मोमबत्ती को लो को देख सके। अब पाइप को मोड़ दीजिए और मोमबत्ती की लो को देखने का प्रयास कीजिए। चित्र 11.5 ख में जैसे यहाँ दिखाया गया है। क्या आप अब भी मोमबत्ती की लो को देख पाते हैं? आप सीधे पाइप से मोमबत्ती की लो को देख सकते हैं परंतु मुड़े हुए पाइप से नहीं देख पाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश टेढ़े मेढ़े रेखा में गमन नहीं करता है। आगे देखते हैं। सावधानी, लेजर का प्रयोग केवल शिक्षकों के निर्देशन में ही कीजिए। इस क्रियाकलाप हेतु उच्च क्षमता लेजर का उपयोग नहीं करें। इस क्रियाकलाप के लिए एक निम्न क्षमता लेजर संकेतक ही पर्याप्त है। कभी भी लेजर पुंज सीधे किसी की आंखों पर न डालें क्योंकि यह आंख को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक लेंस होता है लेजर। लेजर पुंज को दृश्यमान बनाने के लिए एक बीकर अथवा कांच के गिलास में जल भरकर उसमें कुछ बूंद दूध मिलाइए। अब एक लेजर किरण पुंज को इसमें से होकर पार जाने दीजिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? एक लेजर लाइट होती है वो जिसमें रेड लाइट जलती है। क्या आप देखते हैं कि जल के भीतर लेजर प्रकाश पुंज एक सरल पथ का अनुगमन करता है।
तथापि प्रकाश कभी कभी एक वस्तु के किनारों के परितः यानी चारों ओर मुड़ भी सकता है। इस प्रक्रम के विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। अगला है 11.3 पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश का संचरण, यानी किस प्रकार इनमें पदार्थों का संचरण होता है। देखिए बच्ची क्या सोच रही है, क्या होता है जब कोई वस्तु प्रकाश के पथ में रखी जाती है, यानी प्रकाश के रास्ते में रखी जाती है। आइए भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को प्रकाश के पथ में रखते हैं और ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 11.3, आइए प्रयोग करें। विभिन्न पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को एकत्रित कीजिए तथा साथ ही एक टॉर्च लाइट भी लीजिए। तालिका 11.1, विभिन्न पदार्थों से प्रकाश का संचरण, किस में से प्रकाश होकर गुजर जाएगा, किस में से होकर नहीं गुजरेगा, कौन सा पारदर्शी है, कौन सा पारभासी है, कौन सा अपारदर्शी है। पारदर्शी वो होता है जिसमें से हमको आर पार दिखाई देता है, पारभासी वह होता है जिसमें हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, और अपारदर्शी वो होता है जिसमें हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखा है कागज, गत्ता, कांच, अनुरेखण पत्र, मोटा कपड़ा और भी अनेक चीज हो सकती है। कांच पारदर्शी होता है, कागज पारभासी होता है, गत्ता भी पारभासी होता है, गत्ते तो अपारदर्शी होता है, उसमें दिखाई नहीं देता। मोटा कपड़ा है, उसमें भी थोड़ा नहीं दिखाई देता। अनुरेखण पत्र में कुछ थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। प्रकाश का संचरण पूर्णतः आंशिक रूप से लेश मात्र भी नहीं होगा। मेरा पूर्वानुमान, मेरा अवलोकन। तो इस सारणी की पूर्ति हम यहाँ करते हैं। नीचे देखते हैं कि तालिका 11.1 में दिए गए पदार्थों को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में आपने पदार्थों को इस आधार पर पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में वर्गीकृत करना सीखा था कि आप उनके आर पार कितनी स्पष्टता देख पाते हैं। किसी अंधेरे कक्ष में जाइए और टॉर्च को चालू करके ऐसी स्थिति में रखिए कि टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश कमरे की किसी दीवार पर पड़े, अथवा आप चित्र 11.6 में दर्शाए अनुसार गत्ते का पर्दा इस प्रकार रख सकते हैं कि प्रकाश गत्ते पर पड़े। अब हम किस क्रियाकलाप को 2 चरणों में करेंगे, पूर्वानुमान लगाना एवं प्रेक्षण लेना। यदि आप टॉर्च से आने वाले प्रकाश के सामने किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो पूर्वानुमान लगाइए कि क्या होगा, क्या आपको अभी भी पर्दे पर प्रकाश का वृत्त दिखाई देगा। तालिका 11.1 में अपना पूर्वानुमान लिखिए। अब वास्तव में टॉर्च और पर्दे के मध्य कोई एक वस्तु रखिए, क्या वस्तु से होकर गुजरता है, क्या प्रकाश है जो वस्तु से होकर गुजरता है। तालिका 11.1 में अपना परीक्षण लिखिए। उपरोक्त चरणों को सभी वस्तुओं के लिए दोहराइए। क्या आपका पूर्वानुमान तथा प्रेक्षण समान है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पारदर्शी पदार्थों से प्रकाश लगभग पूर्णतः पार हो जाता है, पारभासी पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है और अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश पार ही नहीं होता है। क्या होता है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश पथ को अवरुद्ध कर देती है, तो तब उससे छाया बन जाती है। देखिए बच्चे, जब मतलब वो बता रहे हैं कि जब कोई भी अपारदर्शी है जो प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है तो उस पर क्या होता है, छाया बनना। क्रियाकलाप 11.3 में प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को देख रखने पर पर्दे पर आपको क्या दिखाई दिया। क्या आपने दीवार पर काली आकृति देखी, या काली आकृति क्यों बनी है। हम अब जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसके मार्ग में रखी जाती है तो प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है, वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। पर्दे पर जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ बनी काली आकृति को छाया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये छाया बन रही है, ये यहाँ बच्चे की छाया बन रही है। आगे देखते हैं, जब हम धूप में अथवा किसी
प्रकाश स्रोत के नीचे होते हैं, तब हमने अपनी ओर, अपने चारों ओर की अन्य वस्तुओं की छाया को देखा है, जैसे चित्र 11.7 में। इसके अतिरिक्त आपने कभी छायाओं से विभिन्न आकृतियों बनाने का आनंद भी लिया होगा। क्या पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं भी छाया बनाती हैं? क्या आपने क्रियाकलाप 11.3 में ऐसा देखा है? अपारदर्शी वस्तुएं गहरी काली छाया बनाती हैं, जबकि पारभासी वस्तुएं हल्की छाया बनाती हैं। कुछ पारदर्शी वस्तुएं भी धुंधली छाया बना सकती हैं। आइए छायाओं के विषय में और अधिक सीखें। क्रियाकलाप 11.4 आइए अन्वेषण करें। विभिन्न आमापों और आकृतियों की कुछ अपारदर्शी वस्तुएं एकत्रित करेंगे। क्रियाकलाप 11.3 को दोहराइए, परंतु इस बार तालिका 11.2 के प्रथम स्तंभ में उल्लिखित क्रियाओं को कीजिए। प्रत्येक क्रिया में पर्दे पर बनी छाया की आकृति और आमाप का अवलोकन कीजिए। क्या सभी स्थितियों में छाया बनी? क्या छाया की आकृति और आमाप संगत वस्तु के समान थी? तालिका 11.2 के द्वितीय स्तंभ में अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। यह तालिका 11.2 दे रखी है, जिसमें छायाओं का अवलोकन यानी क्रिया है, जो जैसे पर्दा हटा दिया जाता है तो छाया के विषय में अवलोकन, वस्तु को हटा दिया जाता है, टॉर्च को स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, टॉर्च और पर्दे की स्थिति को नियत रखते हुए वस्तु को पर्दे की ओर खिसकाया जाता है, टॉर्च और पर्दे की स्थिति को नियत रखते हुए वस्तु को टॉर्च की ओर खिसकाया जाता है, टॉर्च और पर्दे की स्थिति नियत रखते हुए वस्तु को झुकाया जाता है, वस्तु का रंग परिवर्तित किया जाता है। तो इन सब से पता लगता है कि ये जब क्रिया करती है ऐसे, तो छाया कैसे कैसे बनती है, इसके विषय में अवलोकन करते हैं। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु की छाया के अवलोकन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वस्तु का रंग परिवर्तित करने से क्या छाया का रंग परिवर्तित होता है? नहीं होता है। वस्तु का रंग परिवर्तित करने से छाया पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई वस्तु पर्दे पर पड़ने वाले प्रकाश को अवरुद्ध करती है, तब इस वस्तु की छाया बनती है। किसी छाया के अवलोकनार्थ में हमें प्रकाश स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक जीवन में छाया के अवलोकन हेतु दीवारें, फर्श, धरातल अथवा कोई अन्य सतह पर्दे की भांति कार्य करते हैं। यानी कोई भी है जो उनको कार्य करते हैं, पर्दे की भांति कार्य करती हैं, दीवार, फर्श, धरातल जो भी है। किसी छाया की आकृति, आमाप एवं स्पष्टता प्रकाश स्रोत और पर्दे के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। वस्तु की छाया से उस वस्तु के विषय में भी जाना जा सकता है और नहीं भी। कभी कभी छाया देखकर वस्तु के विषय में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अपारदर्शी वस्तु का रंग परिवर्तित करने से उनकी छायाओं का रंग नहीं बदलता है। रोचक तथ्य: छाया नाटक अथवा छाया कठपुतली नृत्य कला अनेक शताब्दियों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भाग रही है। कला के स्वरूप में सपाट कटी हुई आकृतियों को प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य रखा जाता है। इन्हें छाया कठपुतलियाँ कहते हैं। कठपुतलियों और प्रकाश स्रोत को हिला डुलाकर कठपुतली कलाकार छायाओं में सजीवों जैसी गति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे पात्र जीवित हो उठते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, जैसे महाराष्ट्र में चरम बाहुल्य नाट्य, आंध्र प्रदेश में कीलू बोम्मा और तोलू बोमलाटा, कर्नाटक में तोगलू गोम्बियाटा, ओडिशा में रावण छाया, केरल में थलीपावकूथू और तमिलनाडु में बाम्मालट्टम। इन प्रदर्शनों का उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए अपितु समाज को महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करने के लिए भी किया जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु समाज को महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, यानी किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। देखो ये बालक क्या बता रहा है। जब अपारदर्शी वस्तु एक चमकदार वस्तु जैसे स्टील की प्लेट,
ली गई तो मुझे पर्दे पर एक छाया प्राप्त हुई। साथ ही पर्दे के सामने की दीवार पर एक चमकदार चकत्ता भी दिखा। ऐसा क्यों हुआ? क्रियाकलाप 11.5 आइए जांच करें। एक चमकीली सपाट स्टील की पट्टिका अथवा कोई समतल दर्पण लेंगे, अर्थात एक दर्पण जो सपाट हो, वक्रित नहीं। इसे बाहर ले जाएंगे और इसकी चमकीली सतह पर धूप पड़ने देंगे। जिस दीवार पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ रहा है, उस पर आप प्रकाश कैसे पहुंचा सकते हैं? प्रकाश को किसी दीवार अथवा समीप की सतह पर प्राप्त करने के लिए चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण को भिन्न भिन्न दिशा में घुमाएंगे। क्या आप दीवार पर प्रकाश का एक चकत्ता देखते हैं? क्या इसका तात्पर्य यह है कि चमकदार प्लेट या दर्पण ने प्रकाश की दिशा बदल दी है? अब चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण को भिन्न भिन्न प्रकार से घुमाएंगे और दीवार पर प्रकाश के चकत्ते का अवलोकन करेंगे। क्या इसकी स्थिति परिवर्तित होती है? ध्यान दें कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है और जब यह किसी चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण पर पड़ता है तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी वह दूसरी दिशा में चला जाता है। अपने अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि कोई चमकीली पट्टिका अथवा दर्पण इन पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देते हैं। किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन का यह प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए किसी दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझने का प्रयास करें। जैसे ये बच्ची यहाँ पर चित्र में दिखा रही है, प्रकाश सीधे डाल रही है और वो वापस वहाँ से परावर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप 11.6 आइए प्रयोग करें। स्टैंड में लगा एक समतल दर्पण, एक टॉर्च, एक कंघा, एक सफ़ेद कागज की शीट और एक काले कागज की पट्टी लेंगे। काले कागज की सहायता से कंघे के एक रंध्र को छोड़कर से सभी रंध्रों को बंद कर देंगे। खुला हुआ रंध्र एक पतले झिरी की भांति कार्य करेगा। किसी मेज पर श्वेत कागज को फैला देंगे। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए और झिरी पर टॉर्च का प्रकाश डालिए। कंघे और टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि आप कागज के अनुदिश संकीर्ण प्रकाश पुंज देख सके जो झिरी से होकर गुजर रहा है। जैसे 11.9 में कैम में दिखाया गया है। पतली झिरी ये रही। कंघे को स्थिर रखते हुए प्रकाश पुंज के पथ में एक दर्पण रखिए। चित्र 11.9 जैसे खेमे रखा है। क्या अवलोकित करते हैं? दर्पण पर पड़ने के पश्चात प्रकाश पुंज का पथ परिवर्तित हो जाता है। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी दर्पण में मैं अपना चेहरा भी देख सकती हूँ और क्या यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है? ये बालिका सोच रही है कि या किसी दर्पण में मैं अपना चेहरा भी देख सकती हूँ, क्या यह भी प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है? आइए देखते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। किस प्रकार समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है? दर्पण में देखिए, क्या आप इसमें अपना चेहरा देख पाते हैं? दर्पण में आप जो देखते हैं वह आपके चेहरे का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार हम दर्पण के सामने रखी अन्य वस्तुओं का भी प्रतिबिंब देखते हैं। आइए इस विषय में और अधिक जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 11.7 आइए प्रयोग करें। एक समतल दर्पण और एक पेन अथवा कोई अन्य वस्तु लेंगे। चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार दर्पण के सामने उस पेन को रखेंगे। आप दर्पण में क्या देखते हैं? ऐसा प्रतीत होता है
कि एक वैसा ही पेन दर्पण के पीछे भी रखा है। दर्पण के पीछे दिखाई देने वाली पेन दर्पण द्वारा बने पेन का प्रतिबिंब है। पेन स्वयं एक वस्तु है। अब दर्पण के सामने पेन को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखिए और प्रत्येक स्थिति में दर्पण में बने प्रतिबिंबों के आमापों की तुलना कीजिए। क्या वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब दोनों के आमाप यानी माप समान है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आमाप का होता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु के समान ही होते हैं। पुनः पेन को दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में रखा और ध्यान से देखिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या पेन की नोक प्रत्येक स्थिति में ऊपर की ओर इंगित करती हुई दिखाई देती है? यदि प्रतिबिंब के ऊपरी व निचले सिरे वस्तु के सिरों के समान ही हो तो यह सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। अब दर्पण के पीछे पर्दे को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखिए, इसे सभी ओर घुमाइए। क्या आपको पर्दे पर प्रतिबिंब मिल पाता है? अब दर्पण के सामने पर्दे को रखकर इसे दोहराइए। किसी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रियाकलाप 11.8 आइए प्रयोग करें। किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपना प्रतिबिंब देखिए। चित्र 11.11। ध्यान से देखिए कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। अब दर्पण के समीप खड़े हो जाइए। क्या प्रतिबिंब भी दर्पण के अधिक समीप बनता है? दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर खड़े हो जाइए और ध्यान दीजिए कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है। क्या आप दर्पण से आपकी दूरी और दर्पण से आपके प्रतिबिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप समतल दर्पण के समीप खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के समीप बनता है। जब आप समतल दर्पण से दूर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। अपना बायां हाथ उठाइए और देखिए कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन सा हाथ उठाता है। अपना दायां कान स्पर्श कीजिए और देखिए कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन से कान को स्पर्श करता है। आप देखते हैं कि आपका वाम पक्ष प्रतिबिंब में उसका दक्षिण पक्ष और आपका दक्षिण पक्ष प्रतिबिंब में उसका वाम पक्ष दिखाई पड़ता है। यानी जब हम सीधा देखते हैं, सीधा हाथ खड़ा करते हैं तो हमें उल्टा दिखाई देता है और उल्टा हाथ खड़ा करते हैं तो सीधा दिखाई देता है। इस प्रकार हुआ वाम दक्षिण उत्क्रमण पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों में पार्श्विक परिवर्तन होता है। यहाँ पर ये बच्चे देखो क्या बता रहा है कि अच्छा अब मैं समझ गया हूँ कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। जब रोगी वाहन के आगे चलने वाले वाहन के चालक अपने वाहन में लगे पश्चदर्शी दर्पण में इसे देखते हैं तो यह एम्बुलेंस सीधा पड़ा जाता है। रोचक तथ्य, दर्पण का आविष्कार कब हुआ यह ज्ञात नहीं है। पहले पत्थर अथवा धातु को पॉलिश करके दर्पण बनाए जाते थे। जब कांच के दर्पणों का निर्माण आरंभ हुआ तो धातुीय दर्पण बनने की कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। तथापि यह कला आज भी जीवित है। जैसा कि केरल में एक अद्वितीय धातु सतह वाले दर्पण अरनमुला कन्नाडी शताब्दियों से बनाए जा रहे हैं। यहाँ ये बच्ची क्या बता रही है, क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम केवल दर्पण में ही देख सकते हैं अथवा इन्हें देखने की कोई अन्य विधि भी है। तो इस
देखो यह 11.7 सूची छिद्र कैमरा, यानी इन प्रतिबिंबों को देखने के लिए एक सूची छिद्र कैमरा भी काम में लिया जाता है। देखिए बच्चों, सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। सूची छिद्र कैमरा एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें एक छोटे से छिद्र सूची छिद्र से होकर गुजरती है और पर्दे पर इसका प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका क्रियाकलाप देखते हैं। 11.9 आइए अन्वेषण करें। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती का प्रयोग किसी वयस्क के निर्देशन में ही कीजिए। एक मोमबत्ती और एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए। गत्ते के टुकड़े में एक छोटा छिद्र बनाइए। किसी कम प्रकाशित कमरे में इस गत्ते के टुकड़े से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखिए। चित्र 11.12 कैमरे जैसे ये दर्शाया गया है। यहाँ ये गत्ता है, ये पर्दा लगा दिया, ये सूची छिद्र है, यहाँ से ये प्रतिबिंब जा रहा है पर्दे पर। अनुसार इसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। यहाँ हमने ये मोमबत्ती रख दी है। क्या आप पर्दे पर क्या देखते हैं? लौ से निकलने वाला प्रकाश गत्ते के छिद्र से गुजरता है और मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। क्या आप कुछ आश्चर्यजनक देखते हैं? मोमबत्ती की जो लौ है का प्रतिबिंब उल्टा अर्थात व्युत्क्रमित बनता है, यानी वो ऊपर की साइड है तो हमें नीचे की ओर जलता हुआ दिखाई देता है, यानी उल्टा बनता है। और व्युत्क्रमित बनता है यानी उसके विपरीत। आइए अब हम एक सूची छिद्र कैमरा बनाते हैं जिसका आप घर के बाहर भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए मतलब जिसका हम घर के बाहर भी उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 11.10 आइए निर्माण करें। गत्ते के 2 बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर खिसक सके, यानी उसमें आराम से आ सके, और एक यानी एक बड़ा और एक उससे थोड़ा छोटा। उनके बीच स्थान बहुत कम हो। प्रत्येक बॉक्स का एक एक फलक काट दीजिए, यानी ये सूची छिद्र, ये खुला फलक, पर्दा खुला फलक, इसको इसमें खिसका दिया। बड़े बॉक्स के बंद फलक के मध्य एक छोटा सा छिद्र बनाइए। चित्र 11.13 जैसे कैमरे दिखाया है। छोटे बॉक्स के बंद फलक के मध्य में एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए, जैसे यहाँ पर काट रहे हैं। इस कटे भाग को एक पतले पारभासी पेपर जैसे अनुरेखण पत्र से ढक दीजिए जो एक पर्दे की तरह काम करे। हमने कहा अनुरेखण पत्र है, जो मैंने बताया था पारभासी पत्र है। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि अनुरेखण पत्र वाला फलक बड़े बॉक्स के भीतर हो, जैसा चित्र 11.13 में दिखाया है। सूची छिद्र को वस्तु की ओर रखते हुए अपने सूची छिद्र कैमरे को पकड़िए और छोटे बॉक्स के खुले सिरे से देखिए। अपने सिर तथा सूची छिद्र कमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तु जैसे किसी पेड़ अथवा किसी भवन को सूर्य के चमकदार प्रकाश में देखिए और छोटे बॉक्स को आगे या पीछे खिसकाकर अनुरेखण पत्र पर बना इसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखिए। क्या कैमरे में दिखाई दे रहा प्रतिबिंब दूसरी ओर की वस्तु के रंगों को दर्शाता है? क्या प्रतिबिंब सीधा है अथवा उल्टा? ज्ञान चिंतन। एक सूची छिद्र कैमरा ऊर्ध्वाधर यानी उत्क्रमित यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्ववत उत्क्रमित होता है, न कि ऊर्ध्वाधर उत्क्रमित। हम इसके विषय में उस कक्षाओं में और अधिक सीखेंगे। कुछ उपयोगी उपकरण बनाना। 11.8 यह जानने के पश्चात कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और दर्पणों द्वारा परिवर्तित होता है, अब इस अधिगम पर आधारित कुछ उपयोगी उपकरणों को बनाने का समय है। परिदर्शी, पेरिस्कोप,
यानी एक सरल परिदर्शी बनाने के लिए चित्र 11.14 में दर्शाए अनुसार हम एक जेड आकृति के बॉक्स में 2 समतल दर्पण लगाते हैं। यानी जो यह जेड आकृति का बॉक्स है इसमें 2 दर्पण लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया दर्पण 1 और एक ही लगा दिया दर्पण 2। इन दोनों दर्पणों से क्रमिक को यानी लगातार परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश हमें उन वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है जो हमें सीधे दृश्यमान नहीं होती है, जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते हैं। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों यानी नावों, टैंकों में या सैनिकों द्वारा अपने बंकरों से बाहर देखने के लिए किया जाता है। यानी जो गुप्त स्थानों में जो छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। आप इसे अपने सामने खड़े लंबे मित्रों के आगे की वस्तुओं को देखने हेतु उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद है बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप। 3 समान चौड़ाई की आयताकार समतल दर्पण की पट्टियाँ लेंगे और उन्हें चित्र 11.15 क में दर्शाए अनुसार त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ लेंगे। दर्पण के स्थान पर आप मोटे परावर्तक पेपर की 3 पट्टियाँ भी ले सकते हैं। अपनी संरचना को एक मोटे चार्ट पेपर की बेलनाकार नली में स्थायी कीजिए। चित्र 11.15 ख में नली के एक सिरे पर एक पारदर्शक प्लास्टिक सीट रबड़ बैंड की सहायता से अथवा आसंजक टेप से चिपका दीजिए। इस सीट पर रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े अथवा मनके रखिए और इसे ट्रेसिंग पेपर से ढक दीजिए। ट्रेसिंग पेपर का स्थायीकरण रबड़ बैंड से अथवा आसंजक टेप से कीजिए। खुले सिरे की ओर से नली में देखने पर आपको एक सुंदर प्रतिरूप पैटर्न दिखाई पड़ता है। चित्र 11.15 घ में यदि आप बहुमूर्तिदर्शी के दोनों सिरे खुले रखते हुए इसे किसी पेड़ अथवा अन्य वस्तु की ओर संरेखित करते हैं तब भी आपको सुंदर प्रतिरूप दिखते हैं। बहुमूर्तिदर्शी की एक रोचक विशेषता है यानी कैलाइडोस्कोप की रोचक विशेषता है कि इसको घुमाने पर आपको प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्रतिरूप दिखाई देते हैं। इसके अनेक प्रतिबिंब बनने का कारण यह है कि बहुमूर्तिदर्शी में लगे तीनों दर्पणों पर बार बार परावर्तन होने से एक वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं जो मिलकर सुंदर प्रतिरूप बनाते हैं। अभिकल्पक और कलाकार नए प्रतिरूपों के विचार प्राप्त करने हेतु सामान्यतः बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग करते हैं। किसके लिए? जो अभिकल्पक और कलाकार होते हैं वो नए प्रतिरूपों के विचार प्राप्त करने हेतु इनका उपयोग करते हैं। संक्षेप में यहाँ पर जो कुछ इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से शॉर्ट रूप में दी गई है। देखिए, फर्स्ट है जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती है और जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रकाश है एक सरल रेखा में गमन करता है। थर्ड है पारदर्शी पदार्थों से प्रकाश लगभग पूर्णतः संचारित होता है यानी आर पार चला जाता है। पारभासी पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप यानी थोड़े रूप से संचारित होता है। अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश का संचरण नहीं होता है। फोर्थ है जब प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवरुद्ध होता है तो छाया बनती है यानी प्रकाश जब किसी वस्तु के द्वारा रुक जाता है तो वहाँ पर छाया बन जाती है। अपारदर्शी वस्तुएं गहरी काली छाया बनाती हैं, पारभासी वस्तुएं धुंधली छाया बनाती हैं और इसके साथ ही कुछ पारदर्शी वस्तुएं भी धुंधली छाया बना सकती हैं। इसके बाद है अगला, किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का माप वस्तु के माप के समान होता है। यह सीधा बनता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह पार्श्ववत व्युत्क्रमित होता है।
सूची छिद्र कैमरा किसी वस्तु का पर्दे पर ऊर्ध्वाधर व्यतिक्रमित प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। इसके बाद मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके।